हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक जो कि रहने वाला है आपका मैथ से। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पे आपको किसी भी वनडे एग्जाम या किसी भी एग्जाम की तैयारी निःशुल्क कराई जा रही है, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और आपकी हिंदी, इन 4 सब्जेक्ट्स की तैयारी बेसिक टू एडवांस आपको बिल्कुल बिना किसी शुल्क के कराई जा रही है। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आपके लिए जो हमारा चैनल है वो वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे बिना किसी इधर उधर की बातें किए, बिना किसी कोर्स की बात किए, हम आपको बिल्कुल निःशुल्क आपको सारा का सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। चाहे आपने यूपी पुलिस का फॉर्म भर रखा है, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपने रेलवे का फॉर्म किया है या एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो या ये चैनल आपके लिए बिल्कुल तैयारी में आपको एक नई दिशा देने के लिए तत्पर है। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं ये जो वीडियो है आपका मैथ्स के लिए है। तो चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम का आपको पता है होना है जुलाई अगस्त में, चाहे आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, और रेलवे, आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन, और अभी आपके एनटीपीसी का एग्जाम है जो आपका जुलाई में संभावित है। अभी आपने कुछ दिन पहले पेपर में भी, न्यूज़पेपर में भी आया था कि एनटीपीसी की जो वैकेंसी है उनका जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई में आना संभव है। तो आपकी आचार संहिता हट चुकी है, अब देखिए भर्तियों पे काम जो है शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन भी दबा लेंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी हम उसका लिंक पिन करा देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और आपने अगर और चैप्टर अभी नहीं पढ़े हैं तो उनकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारा का सारा जो कोर्स है हम बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं। लगभग हमने 35 to 40% कवर कर लिया है और बाकी भी हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है। पिछली क्लास में हमने बिल्कुल इसका बेसिक किया था, एक एक चीज हमने परसेंटेज के बारे में जानी थी। जैसा मैंने बताया था कि जो प्रतिशत वाला चैप्टर है ये लगभग आपके 40% अर्थमेटिक का बेस होता है। क्यों? क्योंकि चाहे आप लाभ हानि वाला टॉपिक पढ़ो, चाहे बट्टे का पढ़ो, चाहे एसआई पढ़ो, चाहे सीआई पढ़ो, चाहे मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ो, रेशो पढ़ो, मिश्रण पढ़ो, कोई सा भी आप चैप्टर पढ़ लो, कहीं ना कहीं आपको उसमें परसेंटेज दिख जाएगा। यहां तक कि आपका स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और आपके ट्रेन वाले जो टॉपिक हैं उनमें भी आपको कहीं ना कहीं परसेंटेज का रोल मिल ही जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक ही स्पीड बी से 50% ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रतिशत है वो पूरे अर्थमेटिक का बेस होता है। और आप देखते भी होंगे कि अगर कोई भी ट्यूशन या कोचिंग सेंटर है वो सबसे पहले जो टॉपिक कराता है वो परसेंटेज कराता है। हमने भी जो हमारे पुराने कोर्सेज हैं उसमें परसेंटेज ही पहले किया है, लेकिन अब हमने सोचा कि चलिए इस बार चेंज करते हैं, तो हमने इस बार नंबर सिस्टम से शुरू किया था। तो पूरा का पूरा बेसिक हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, क्या परसेंटेज होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम चीजें इसमें सोल्व करते हैं। प्रतिशत किसी नंबर में लगाना हो तो क्या करेंगे हम, ये पिछली क्लास में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो किसी भी नंबर में प्रतिशत का लगाना, किसी भी नंबर में प्रतिशत का हटाना, कि भाई प्रतिशत को हटाएं कैसे। जैसे हमने एग्जाम्पल से भी समझा था कि 10% को हम परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, और 100 से भाग करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/10। 40% का हटाएंगे तो 40/100, 2/5। उसके बाद हमने फ्रैक्शन परसेंटेज भी जाना था कुछ। पूरे बेसिक कंसेप्ट में हमने 4 चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस किया था कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे करना है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे करना है, परसेंटेज इंक्रीज होता है तो हमें क्या करना है, और परसेंटेज डिक्रीज होगा तो हमें क्या करना है। ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ये हमारा पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने मिक्स फ्रैक्शन के बारे में जाना था कि जो कुछ मिक्स परसेंटेज या मिक्स फ्रैक्शन होते हैं उनकी हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने आपको 5-6 परसेंटेज बताए थे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड होते हैं। तो आपको ये चीज उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आपको वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है
तो आप हमारी वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और साथ में अपना एक वैल्यूएबल कमेंट भी दे सकते हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए हमारा जो मोटिवेशन होता है वो आपके कमेंट्स और लाइक से है। जितने वीडियो पे लाइक्स ज्यादा होंगे उतने ही आपके लिए हम बेटर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जो चीजें हैं वो आपको पसंद आ रही हैं, और जब आपको पसंद आ रही हैं तो हमारा जो उत्साह है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आज हम स्टार्टिंग करेंगे अपने क्वेश्चंस की, जो कि रहने वाले हैं आपके प्रतिशत से। तो अगर मैं आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए देखिए मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट करता हूं, आपने पिछली वीडियोस में भी मेरे देखा होगा। प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट सोर्स जो होती है वो पीवाईक्यू होती है, ठीक है। अब कई ऐसे एग्जाम होते हैं, जैसे भाई पुलिस का ही ले लो, तो पुलिस के 5 साल में एक बार एग्जाम होता है, तो इतने ज्यादा पीवाईक्यू नहीं मिल पाते हैं। तो उसके लिए फिर आप एक काम कर सकते हैं, उसके लिए आप प्रैक्टिस के लिए एक बुक ला सकते हैं, जो कि है आपकी एचडी यादव, ऑथर हैं इसके। आप एचडी यादव की बुक लीजिए, और बेस्ट सोर्स है आपके, देखिए प्रैक्टिस के लिए एचडी यादव है, और इसका जो पब्लिकेशन है वो शारदा पब्लिकेशन है। शारदा पब्लिकेशन की बुक आती है एचडी यादव के नाम से। किसी भी बुक सेलर पे जाके आप इस किताब को खरीद सकते हैं, आपको ऑलमोस्ट बुक सेलर पे ये किताब मिल जाएगी। अगर आप बिगिनर हैं या आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए तो मान लिए वरदान साबित होगी ये किताब। इसके बाद चाहे आप कोई सी भी किताब पढ़ सकते हैं, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप एचडी यादव से पढ़िए। मेरी गारंटी है कि जिसको मैथ नहीं आता है वो भी मैथ सीख जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट सोर्स तो पीवाईक्यू होता है, लेकिन पीवाईक्यू किसी किसी एग्जाम के कम मिलते हैं, तो उसके लिए फिर आपको मैं एचडी यादव की बुक सजेस्ट करूंगा, क्योंकि प्रतिशत की आई थिंक इसमें 160 से 170 सवाल हैं। तो 100 to 170 सवाल अगर हमें एक ही चैप्टर के मिल जाएंगे तो आई थिंक हमारी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाएगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा मैं कि अगर आप थोड़े से अपनी तैयारी को लेके सीरियस हैं तो आपको क्या करना है, साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपको पता है कि मैं यहाँ पे आपको टाइप वाइज क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे आपने देखा है कि भाई ये लिखा हुआ है साधारण प्रश्न। अब साधारण प्रश्न में क्या है कि जैसे ही आप इस किताब को खोलोगे एचडी यादव को, कि आप एचडी यादव की किताब जो खोलोगे उसमें आपको इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे कि भाई साधारण प्रश्न के क्वेश्चन, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो बिल्कुल आपको सेम इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और हो सकता है आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो लगभग आपको मैच भी हो जाए। तो चलिए सबसे पहला टाइप हमारा क्या है, साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न में भी हम पहले ए टाइप पढ़ेंगे, और ए टाइप हमारा है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। और मैंने आपको पिछली क्लास में इसका बेसिक बताया था कि जब हमें प्रतिशत कमी निकालनी है तो हम कैसे करेंगे। देखिए ये रहा प्रतिशत वृद्धि और ये रहा प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी और वृद्धि में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि जब आपकी वृद्धि है तो 100 प्लस वृद्धि परसेंट बटे 100 करते हैं, और जब आपकी कमी है तो 100 माइनस कमी परसेंट बटे 100 करते हैं। तो प्रतिशत कमी है तो कंसेप्ट कौन सा लगेगा, ये वाला, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है हमारा, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। अब कह रहा है एक कर्मचारी की जो मजदूरी है वो कितने परसेंट घटाई गई है, 20% घटाई गई है। कह रहा है कि उसकी मजदूरी को पहले जितनी मजदूरी पे लाने के लिए उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी। और वृद्धि किस में पूछी है हमसे, प्रतिशत में, क्योंकि जो विकल्प दे रखे हैं हमें सारे के सारे किस में दे रखे हैं, प्रतिशत में दे रखे हैं। तो चलिए बहुत आसान है, सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल आप इजीली समझ पाओगे। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आपको कोई वैल्यू माननी हो तो हम मान लेते हैं कि भाई पहले जो मजदूरी थी वो कितनी थी, पहले मान लो वो 100 रुपए कमाता था, ठीक है। अब उसकी मजदूरी में 20% की क्या हो गई, कटौती हो गई। कटौती का मतलब क्या है, कमी हो गई। तो अब मजदूरी कितनी है, अब अगर आप देखो तो 100 का
अब 20% कमी है तो 100 माइनस 20/100 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा, 100 गुना 80/100। तो 100 से 100 कट जाएगा, उसकी मजदूरी कितनी रह जाएगी अब, 80 रुपए। तो ये तो देखो मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अब मजदूरी कितनी उसकी, 80 रुपए। अब आप कहोगे कि जी हम कैसे करेंगे, तो आपको मैं एक कंसेप्ट और बताता हूं। इसमें होता क्या है कि जब भी आपकी वैल्यू, जब भी कोई वैल्यू, चलिए थोड़ा विजिबल कम है, 1 मिनट आप थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जब भी कोई वैल्यू 100 से, ध्यान रखना है 100 से, अगर परसेंट में प्लस होता है, प्लस कुछ परसेंट है या फिर माइनस परसेंट है, तो ध्यान रखना जितना परसेंटेज में चेंज होगा उतना ही वैल्यू में चेंज हो जाएगा। कैसे कि अगर 100 में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 100 को हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, 120 कर देंगे। क्यों, क्योंकि जितना परसेंटेज में चेंज होगा उतना ही नंबर में चेंज होगा। 100 में 20% की कमी हो रही है कि भाई ये प्लस 20% था और ये क्या है -20, तो 100 में 20% की कमी में हम सीधा माइनस कर देंगे और कितना बना देंगे उसे, 80 बना देंगे। और लेकिन ध्यान रखना है वैल्यू के कितनी होनी चाहिए हमारी, 100 होनी चाहिए, कि जो 100 से चेंज होगा उसमें ही होना है। ये कि प्लस है तो 120, माइनस है तो 20 कम कर दिया। तो यहां पे आपको देखा, आपने देखो हमने कैलकुलेशन भी करी थी, तो आप देख रहे होंगे कि 100 पे जब हमने 100 माइनस 20, क्योंकि कमी है तो -20 करेंगे, तो 100 गुना 80/100, 100 से 100 कट गया, हमारी जो वैल्यू बच रही थी वो 80 बच रही थी। तो हम यहाँ पे इसे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम 100 से अगर हमें घटाना या बढ़ाना है तो हम डायरेक्ट घटा देंगे। जितना नंबर है उतना ही हम परसेंटेज को, सॉरी जितना परसेंटेज है उतना ही हम नंबर में चेंज कर देंगे। अब ये हमने कर लिया, पूछा क्या है हमसे, उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ, अब उसकी मजदूरी कितनी है, आप कह दोगे जी उसकी मजदूरी है अब 80 रुपए, पहले कितनी थी भाई, अब कितनी है मजदूरी उसकी, 80 रुपए, पहले कितनी थी, आप कह दोगे जी 100 रुपए। तो हमें उसकी मजदूरी को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। किससे बढ़ाना पड़ेगा, 80 से बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब जो हम वृद्धि कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कह रहा है कि यदि, यहां से अगर हम क्वेश्चन पढ़ें, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी। तो 80 से हमें 100 पे पहुंचाना है तो 20 की वृद्धि किससे करनी पड़ेगी, 80 से। तो यहां से एक फॉर्मूला और बन जाता है। देखो अगर आपको परसेंटेज कमी और वृद्धि निकालनी है प्रतिशत की, तो आप सीधा करो कितना बटे, चाहे आपको कमी करनी हो चाहे वृद्धि करनी हो, दोनों कंडीशन लग जाएंगी, किससे और गुना, प्रतिशत निकालना है ना हमें, तो गुना हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखो कितना वृद्धि करनी है, 20, किससे वृद्धि करेंगे, 80 से ही तो करेंगे, तो बटे 80 और गुना 100, तो 20 चौक 80, 4 से काटा 25, मतलब हमें उसकी सैलरी अब कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 25% बढ़ानी पड़ेगी। विकल्प क्या क्या है हमारे, 27.5%, 25%, 22.5% और 20%। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी और आप इजीली इस चीज को समझ गए होगे कि किस तरीके से हमें इसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ठीक है। रेशो से भी कर सकते हैं, लेकिन रेशो से भी देखो आपको यही सब पूरा कैलकुलेट, यहां हम 100 और 80 लेते हैं, वहां हम फ्रैक्शन को लेंगे, तो फ्रैक्शन से भी हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मेरे जो क्वेश्चंस हैं, अगर मेरे पास मिक्स परसेंटेज नहीं आया है, मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज नहीं आया है, तो मैं उसे 100 से ही करता हूं। जहां मिक्स परसेंटेज आएगा वहां मैं फ्रैक्शन का यूज करता हूं। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे और मैं आगे क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3%। देखिए इसे 33 सही 1/3, चाहे मैं यहां पे लिख देता हूं 33 1/3%। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्या लिखा हुआ है ये देखिए 33 सही 1/3% कम है। अब मैंने बताया था देखो अगर मिक्स फ्रैक्शन होगा तो हम रेशो का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा रेशो उसका आ गया, मिक्स फ्रैक्शन का। कह रहा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। देखो पहले तो हम फ्रैक्शन को समझते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है। कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3। तो सबसे पहले मेरा फ्रैक्शन क्या है 33 सही 1/3%। अब 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी कि 33 3 99 और 1 100/3%, और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 से गुना कर देंगे, 100 एकम 100, तो ये कितना बन जाएगा 1/3। मतलब चाहे आप 33 सही 1/3 बोल दो, चाहे आप 1/3 बोल दो, दोनों कंडीशन क्या है सेम है। तो उम्मीद है ये चीज आप समझ गए होंगे। आगे क्या कह रहा है देखो, अब लैंग्वेज हमें क्वेश्चन की समझनी है, मेन जो होती है वो लैंग्वेज होती है। कह रहा है ए का वेतन, यहां पे लिख देता हूं मैं, ए का वेतन बी के वेतन के वेतन से, अब देखो 33 सही 1/3 को मैं क्या पढ़ रहा हूं 1/3 पढ़ रहा हूं, 1/3 कम है। अब होता क्या है देखो, जब भी आपके सामने फ्रैक्शन में नंबर होगा तो आपको पता है फ्रैक्शन में एक अंश होता है और एक हर होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो, या फिर हम इंग्लिश में बताएं तो एक होता है आपका न्यूमरेटर और एक होता है आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया है मैंने एन और डी। तो ये जो हर होता है ध्यान रखना है आपको, ये हमेशा प्रारंभिक संख्या या प्रारंभिक मान को बताता है। हर जो होगा वो किसे बताएगा आपके प्रारंभिक मान को, और जो अंश होता है वो आपका बताता है हमेशा जिसके बारे में प्रश्न में बात की गई हो। अभी मैं समझाऊंगा, जिसके बारे में पहले आप नोट कर लेंगे, जिसके बारे में प्रश्न में बात की गई हो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। मतलब यहां प्रश्न में बात क्या कर रहा है, कमी की बात कर रहा है। और आपको पता है ये जो अंश होता है ये हमेशा कमी उसे ही बताता है जिसके बारे में बात हो रही है, और हर जो बताता है वो प्रारंभिक मान को बताता है। अब यहां प्रारंभिक मान क्या होगा कि भाई ए का वेतन बी के वेतन से, तो यानी कि से किसके बाद आ रहा है बी के बाद, कि भाई बी के वेतन से। तो यहां पे देखो दो लोग हैं, हम इसे ऐसे समझते हैं कि ये ए है और ये बी है। आपको पता है यहां पे देखो वेतन की तुलना हो रही है, किस किस के वेतन की तुलना हो रही है ए और बी के। तो जिससे तुलना होती है हमेशा ध्यान रखना, देखो मैं और थोड़ा सा क्लियर करता हूं, जब तुलना वाली कंडीशन आएगी तो जिससे तुलना होती है, कंपैरिजन जिसे हम बोल देते हैं, जिससे तुलना होती है वह मान सदैव हर यानी कि डिनोमिनेटर में रहता है। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ए का वेतन मतलब कंपैरिजन किसका कर रहा है ए का वेतन बी के वेतन से, किससे कर रहा है बी के वेतन से। तो यानी कि हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो बी से हो रहा है। तो आपको पता है हर में कितना नंबर है, आपको वैल्यू दे रखी है 1/3 कम है, यानी कि बी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, कि मान लेते हैं ये ए है और ये हमारा बी है, तो बी की वैल्यू आएगी 3। और आपको पता है प्रश्न में किसकी बात हो रही है, कमी की बात हो रही है। कह रहा है कि भाई ए का वेतन बी के वेतन से 1/3 कम है, क्योंकि मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख रखा है।
यानी कि अगर बी का वेतन 3 है तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, यानी कि ए का वेतन कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज आप देखो, फ्रैक्शन यहां पे भी लिखा हुआ है, कहीं भी देख लो आप कि भाई अगर बी का वेतन 3 है तो ए का वेतन उससे 1 कम है। तो हमने क्या करा कि बी का वेतन 3 तो ए का वेतन 1 कम है तो वो 2 हो गया। अब पूछ क्या रहा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, अब मुझे बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है। आपको फॉर्मूला लिखवाया था मैंने अभी, कितना बटे किससे और गुना 100। तो यही फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, ए से ज्यादा है, क्योंकि यही तो कह रहा है कि बी का वेतन ए से कितना ज्यादा है। तो ए का वेतन कितना है, 2 और गुना 100। तो आंसर कितना आएगा मेरा, 2 से मैं इसे काट दूंगा 5 बार और ये बन जाएगा मेरा 50%। तो उम्मीद है आप ये चीज समझ पाए होंगे, अच्छे से आप इसे कैप्चर कर पाए होंगे किस तरीके से हम रेशो से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो मेरा जो यहाँ पे मेन मोटिव है वो आपको यही बताना है कि आप किस तरीके से रेशो से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप परसेंटेज से करो, आप दोनों तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी और आप अच्छे से इन्हें समझ पा रहे होंगे। और वीडियो पसंद आ रहा है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप एक लाइक जरूर करेंगे, साथ में बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का दाम पहले 10% घटाया गया। देखिए बिल्कुल वेतन वाली ही कंडीशन बनेगी इसमें भी, बस इसमें परसेंटेज हमें सिंपल दे रखा है तो हम 100 से कर देंगे। देखो मैं चाहूं तो इसको भी रेशो से भी बता दूंगा आपको, लेकिन मैं आपसे यही एडवाइस दूंगा कि आप इसे सिंपल करो। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में इसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा या बढ़ाना है। अब देखो पहले मैंने मान लिया, पहले वस्तु का जो दाम था वो 100 रुपए था, क्लियर। अब दाम कितना हो गया, दाम में कमी हो गई 10% की, यानी कि अब कितना हो गया, वो 90 हो गया, 90 रुपए। कह रहा है कि पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। तो आपको पता है कि अब कितना है उसका दाम, 90 है, पहले कितना था 100, तो पूर्व दाम में लाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 बटे किससे, 90 से। तो 10 बटे 90 गुना 100, तो 0 से 0 कट जाएगी, ये बन जाएगा आपका 100 बटे 9, और 9 से जब इसे काटेंगे तो आंसर आएगा मेरा 9 से 11 बार, 11 से ही 1/9%। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन देखते हैं, 10, 9, 11 और 11। अच्छा ये 11 2 बार आ गया है, देखो ये शायद हो सकता है कि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है कि 100 बटे 9 कितना बनेगा, 11 सही 1/9%। तो ये देखो 11 2 बार आ रहा है ना, तो 11 इसे हम एक काम कर लेते हैं, ये तो पूरा है तो इसे हम कर लेते हैं 11 सही 1/9%। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 11 सही 1/9%। तो इस तरीके से आप, उम्मीद करता हूं चीजें समझ आ रही होंगी। और एक लाइक अगर आपने नहीं किया है तो लाइक करेंगे वीडियो को, साथ में एक कमेंट जरूर करेंगे आपको कंटेंट हमारा कैसा लग रहा है। यकीन मानिए कि अगर आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है या आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है या आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, और या आपका
कोई भी ऐसा एग्जाम है, जैसे अभी DSSB के चल रहे हैं, यकीन मानिए तो मैं आपको बता दूं कि इन एग्जाम्स के लिए तो आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, कि आपको किसी किताब से प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल हमारे वीडियोस को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए अपने रजिस्टर में, तो यकीन मानिए आपका 100% मैथ का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। देखिए ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो सिलेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसमें आपको ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसी से ही अपनी तैयारी को एक बढ़िया धार दे सकते हैं, जिससे आपके जो नंबर हैं गणित में आपके 100% नंबर बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी। देखिए सेम क्वेश्चन है, एक वस्तु का यहां पे दाम दे दिया, यहां पे कीमत दे दी, यहां पे 10% घटाया गया, यहां पे भी 10% घटा दी जाती है, तो इसका जो आंसर आएगा देखिए 100/9% आएगा। जैसा आप जानते हैं पिछले वाला जो क्वेश्चन है, बिल्कुल सॉरी 100/9 ही आएगा भाई। 9 से 11 99 और 100, देखो ये नहीं रहा 100/9। अब सोल्व करेंगे तो 11 से ही 1/9, सोल्व नहीं करेंगे तो 100/9% भी कह सकते हो। अब देखो क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं। एक वस्तु की कीमत, तो मान लेते हैं पहले कीमत कितनी थी, सेम आपकी 100 रुपए, अब कितनी हो गई 10 रुपए घट गई, क्योंकि 10% की कमी हो गई, तो अब कितनी है 90 रुपए। मूल कीमत पर जाने के लिए कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी, तो कितने की वृद्धि करनी होगी, 10 की। किससे करनी होगी, 90 से गुना 100, तो 0 से 0 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई हमारी 100/9%। तो उम्मीद है आप इस तरीके से इजीली इन क्वेश्चंस को कर जाओगे, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन हैं वो लगभग इसी पैटर्न पे आपसे पूछे जाते हैं। तो आंसर आ जाएगा 100/9, या फिर हम कह सकते हैं इसे 11 सही 1/9%। तो दोनों ही आंसर देखो हमारे सही होंगे, और 11 सही 1/9 को हम और क्या लिख सकते हैं 11.11%। तो ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट लग के 0 लग जाएगी, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 यही चलता रहेगा। आपके सामने देखो 3 ऑप्शन आ सकते हैं, 100/9% ये भी सही है, 11 सही 1/9% ये भी सही है, और 11.11% ये भी सही है। तो तीनों ही जो ऑप्शन है वो हमारे, कोई सा भी आ जाए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ऑप्शन गलत लगा देते हैं, आंसर सही निकाल देते हैं लेकिन ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो ये चीज हमें, ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से, ये आय होगा देखो, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। चलिए अब मान लेते हैं, देखो ए और बी दो लोग हैं। अब देखो जिसके बाद से लगा होता है उसे हम 100 मानते हैं। ए की आय बी की आय से, या ए की आय बी से 40% कम है, तो से किसके बाद लग रहा है बी के, तो बी को हम कितना मानेंगे 100। ए की आय उससे 40% कम है, अब 100 से 40% कम है ए की आय, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए की आय जो होगी वो 60 होगी। क्यों, क्योंकि 100 में जब 40% की कमी होगी तो वो 40 घट जाएगा, और जब 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 बचेगा। पूछ रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब मुझे बताओ, ए की आय है 60 रुपए, बी की आय है 100 रुपए, बी की आय कितनी अधिक है, आप कह दोगे जी 40 अधिक है, क्योंकि ये 60 है ये 100 है। किससे अधिक है, 60 से अधिक है। बी की आय कितनी अधिक है 40, किससे 60 से, और गुना 100, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो ये बन जाएगा आपका 100 दूनी 200/3। और अगर हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, 66 सही 2/3%, या 66 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं,
देखो मैं आपको परसेंटेज के साथ साथ डेसिमल भी बताऊंगा, फ्रैक्शन के साथ साथ डेसिमल भी बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 66 सही 2/3 को हम लिखेंगे 66.66% या 66.67%। तो ये तीनों देखो, ये तीनों ही विकल्प क्या है, सही है। आपके सामने इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो मेरी उम्मीद यही है कि जो भी आए आप पूरा करके आए। चाहे आपके सामने 66 सही 2/3 आए तो भी सही है, 66.66 आए। देखो ये क्या होता है, 6 जब हम इसे सोल्व करते हैं तो ये रिपीटेड है, ये 66.6666 चलता रहेगा। अब इसको एग्जामिनर क्या करता है कि रिपीटेशन को रोकने के लिए एक अंक के बाद वो क्या कर देता है, 6-7 करके भी लिख देता है, या वो कई बार रिपीटेशन को खत्म कर देता है 66.66% ही लिख देता है। तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप क्वेश्चन को जब भी ऑप्शन टिक करो उसे ध्यान से करो, क्योंकि कई बार बच्चे ऑप्शन में ही गलती कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं पहला टाइप जो है आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, उसमें आप कोई गलती नहीं करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने टाइप नंबर 1 के सेकंड पार्ट की ओर, क्योंकि टाइप नंबर 1 में आपको 3 टाइप पढ़ने हैं। ये है हमारा टाइप नंबर 1 का बी टाइप। पहला जो था हमारा ए टाइप था, अब क्या है देखो, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। मतलब पिछली बार क्या था, प्रतिशत कमी पे आधारित प्रश्न थे, इस बार क्या है हमारे प्रतिशत वृद्धि पे आधारित प्रश्न है। तो दोनों तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन जैसे हमने अप्रोच लगाई थी पिछले टाइप में, ऐसे ही हमें इसमें लगानी है। अब उसमें कमी थी, इसमें क्या है, वृद्धि है। चलिए, कह रहा है कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई पहले जो अधिकारी का वेतन था वो 100 रुपए होगा, होगा कि नहीं। जो बढ़ के अब कितना हो गया, आप कहोगे जी 20% की वृद्धि हो गई उसमें। और जब किसी चीज में 100 में 20% की वृद्धि होती है तो वो 120 हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर 100 से परसेंटेज में वृद्धि है तो उतनी ही नंबर में होगी, उतनी ही परसेंटेज में वृद्धि होगी। ये आप अच्छे से अब समझ गए होंगे। अब आगे क्या कह रहा है ये, इसे इसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। अब हमें इस 120 को किस पे लेके जाना है, इस 120 को लेके जाना है 100 पे। तो कितना कम करना पड़ेगा, 20। किससे कम करना पड़ेगा, 120 से, और गुना 100। फॉर्मूला अभी भी देखो वही है आपका कि कितना अपॉन किससे और गुना 100, यही तो लगा है। देखो कितना अधिक या कितना कम करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा। किससे कम करना पड़ेगा, 120 से ही तो करना पड़ेगा, और गुना परसेंटेज के लिए हम 100 की वैल्यू रख देते हैं। तो सीधा 20 से हम इसे काटें तो 20 छिक्का 120, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो वैल्यू बन गई हमारी 50/3। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 16 तिया 48, 16 सही 2/3%। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे, 16% नहीं होगा, 50/3% बिल्कुल हो सकता है। ये रहा हमारा कि ये अगर मैं इन्हें ना काटूं तो ये वैल्यू कितनी है, देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये 50% तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि 100 लग रहा है। तो 50/3% ही वैल्यू है हमारी। तो हम आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था, देखो आंसर एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि हमें विकल्प कैसा दे रहा है। हम ये भी कह सकते हैं, या हम क्या और कह सकते हैं, 16.66%, क्योंकि जब भी 2/3 होगा तो डेसिमल की वैल्यू 0.66 आएगी। तो ऑप्शन फिलहाल 20%, 64/3%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 50/3%। 50/3% को ही हम क्या लिख सकते हैं, 16 से ही 2/3%।
तो उम्मीद है आप इन चीजों को समझ रहे होंगे। ये छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें होती हैं जो हमें एग्जाम में कंफ्यूज करती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी है, इनको ही गलती में नहीं लाना है अपने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, देखो अभी भी हमें क्या कह रहा है, दो लोग दे रखे हैं ए और बी। अगर मैं दोनों का रेशो बना लूं, कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक। अब देखो से किसके बाद आ रहा है? बी के बाद आ रहा है, तो बी को हम कितना मानेंगे? 100। ए का वेतन कितना अधिक है? 30%, तो ये कितना हो जाएगा? 130। तो ए और बी के वेतन का रेशो कितना आ गया? 130 और 100। ए के वेतन के संदर्भ में, यानी कि इसके में, ठीक है, यहां पे इसे टिक नहीं करते। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी की बताइए। फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि कितना बटे किससे और गुना 100। ठीक है ना, कितना बटे किससे गुना 100। अब कह रहा है ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी बताओ। प्रतिशत से पहले हम ये देखते हैं कि ए के संदर्भ में बी कितना कम है। तो आप कह दोगे ए के संदर्भ में बी जो है वो 30 कम है। अब 30 कम है बी, किससे कम है? 130 से कम है। तो 30 बटे 130, और प्रतिशत के लिए हम क्या कर देंगे? 100 से गुना कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगी और ये बन जाएगा 300 बटे 13। 13 दूनी 26, बचा कितना? 4, और 13 तिया 39, 23 हो गया, और 23 बचा कितना? 1/13%। तो हमारा जो आंसर बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए? 23 से ही 1/13%। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 20%, नहीं होगा। बी है 25%, नहीं होगा। सी है 30%, नहीं होगा। और डी है हमारा 23 से ही 1/13%। तो बिल्कुल ये यही लिखा हुआ है हमारा। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो 23 से ही 1/13% क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद है अब तक जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं आप उनकी प्रैक्टिस अपनी बुक से, या आप देखो HD यादव अगर आपके पास है तो आप उससे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप उससे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई है, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च न बढ़े। तो देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कह रहा है? किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई। तो कीमत की बात कर रहा है। कीमत को हम क्या कहते हैं? मूल्य या प्राइस कह सकते हो आप। ठीक है, प्राइस लिख देंगे हम, चलो प्राइस ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्राइस की दो कंडीशन दे रखी हैं, एक पहले और एक कौन सा? अब। तो कह रहा है कि किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई। तो अगर पहले उसका जो प्राइस था वो 100 रुपए था, तो अब कितना है? 60% बढ़ गया, यानी कि 160 रुपए हो गया। अगर मैं रेशो बनाऊं तो आप कह सकते हो 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 140, 20 छिक्का 120, 20 सत्ते 140 और 20 अट्ठे 160। मतलब उनके प्राइस का जो रेशो है वो कितना हो गया? 5:8। अब एक बात ध्यान रखना, देखिए जब भी प्राइस की और क्वांटिटी की बात होगी ना, तो इनमें एक रिलेशन होता है। आप नोट करके लिख लेंगे चाहे तो, कि मूल्य तथा उपभोग में सदैव इनवर्स
रिलेशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है, होता है। क्लियर? कि मूल्य तथा उपभोग, उपभोग को हम और क्या किस नाम से जानते हैं? उपभोग को हम खपत के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। खपत या बिक्री के नाम से भी जानते हैं। जब सेल परचेज की बात होगी तो वहां बिक्री शब्द आएगा। तो ध्यान रखना है, मूल्य तथा उपभोग में सदैव इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब है कि अगर प्राइस का रेशो हमारा, प्राइस का जो रेशो है हमारा वो कितना है? 5:8 है, तो जो क्वांटिटी का रेशो आएगा या जो कंजम्पशन, अभी तो उपभोग की बात कर रहा है, उपभोग क्या होता है हमारा? कंजम्पशन। तो जो कंजम्पशन का रेशो बनेगा वो क्या बनेगा हमारा? 8:5 बन जाएगा। कैसे? कि भाई पहले प्राइस 5 था और अब कितना है? 8। तो पहले कंजम्पशन कितना था? 8 था और अब कितना है? सिंपल सी बात है, प्राइस, क्योंकि उसे अपना खर्च नहीं बढ़ाना, तो सिंपल सी बात है भाई, अगर रेट बढ़ गया है तो आपको चीजें, सामग्री कम करनी पड़ेगी, तभी तो खर्च नहीं बढ़ेगा। तो अगर वो पहले 8 यूनिट खर्च करता था तो अब कितनी यूनिट खर्च कर रहा है? 5। तो अब देखो कितने की कमी करी उसने? पहले 8 थी, अब 5 है। कितने की कमी करी? 3 की कमी करी। किससे कमी करी? 8 से कमी करी। तो बटे 8 और गुना 100। 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 से काटा 25 और 25 दिया 75, और 75/2 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 37.5%, या 37 सही, 1/2%। तो यहां जो आंसर हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा? 37.5%। तो उम्मीद है आपको, देखो ये कंजम्पशन और प्राइस का रिलेशन एक तो समझ में आ गया होगा। दूसरा, आपको कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है परसेंटेज की, वो चीज भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे यहां से। ठीक है ना? और ये नोट जो है मैंने आपको लिखवा दिया है, ये आपको याद रखने में मदद करेगा कि जब भी आपके सामने उपभोग की या कंजम्पशन की बात होगी या बिक्री की बात होगी या खपत, देखो ये तीनों कंडीशन आती हैं, उपभोग आ जाएगा, खपत आ जाएगी, बिक्री आ जाएगी। क्योंकि देखिए कंडीशन क्या होती है कि मूल्य गुना खपत बराबर क्या होता है? खर्चा होता है। ये ध्यान रखना है कि मूल्य की अगर मैं खपत से गुना कर दूं तो खर्चा हो जाएगा। अब मैं कह दूं कि भाई 10 रुपए की चीज है और मैं 10 चीजें खा जाता हूं, तो मेरा खर्चा कितना है? 100 रुपए। अब कह रहा है भाई मूल्य में वृद्धि हो गई, मूल्य वृद्धि हो गए, कितना हो गया? 15 रुपए हो गया। अब मुझे खर्चा नहीं बढ़ाना अपना, तो सिंपल सी बात है, मुझे खर्च में कमी करनी पड़ेगी कि भाई 15, अगर मुझे ये 100 बनाना है तो कैसे बनेगा? कि इसमें कमी करके ही बनेगा। तो वो मुझे, मैं क्या कह सकता हूं कि भाई 15 है, तो इसे मैं कह देता हूं 10 माइनस एक्स कर दूंगा मैं। अब ये क्या बनेगा कि 15 गुना 10 माइनस एक्स बराबर किसके? 100 के। तो 10 माइनस एक्स बराबर कितना? 100/15, यानी कि 5 दिया 15, 5 से काटा 20, 20/3। तो x बराबर कितना? 10 माइनस 20/3, 3 दाई 30, 30 में से 20 गया, 10/3। तो हमें यही करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है आपको। अब इतना सब करेंगे हम, तो इससे तो अच्छा है हम सीधा रेशो ना बना ले प्राइस और कंजम्पशन में, तो ये हमारा सीधा सीधा हो जाएगा, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो ये तो मैंने केवल आपको बताया कि मूल्य गुना खपत बराबर क्या होता है? खर्चा होता है। तो उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय की ए की आय से कितने प्रतिशत? बी की आय की ए, क्या लिख दिया ये? तो बी की आय की आय से, अच्छा यहां ए आएगा,
कि भाई ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से, यहां पे ए लिख लेंगे कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, चलिए दो लोग हैं ए और बी। अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कैसे करना है। ए की आय बी की आय से, तो से किसके बाद है, बी के बाद है, तो बी को हम कितना मान लेंगे 100। तो ए की आय कितनी होगी, 25% अधिक है, तो कितना हो जाएगा ये 125 हो जाएगा। तो मतलब ए अगर बी अगर 100 रुपए कमाता है तो ए 125 कमाता है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। पहले ये देखो बी की आय कितनी है 100 रुपए, ए की आय कितनी है 125 रुपए। तो बी की आय ए की आय से कितना कम है, आप कह दोगे जी 25 रुपए कम है। किससे कम है, 125 से एरो हम इधर बनाते हैं कि ये कितनी कम है, 25 कम है। किससे कम है, 125 कम है, सॉरी 125 से कम है। और गुना प्रतिशत के लिए 100, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 से इसे काट दिया, ये हो जाएगा 20%। तो आंसर क्या होगा मेरा, ए है 22.5, बी है 25, सी है 20। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका 20%। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं आपको रेशो वाली मेथड की कह रहा था, वैसे तो मैं उसे फ्रैक्शन पे यूज करता हूं, लेकिन मैं यहां पे भी उसे यूज कर सकता हूं। कैसे, कि मैं यहां पे इसे कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा इसका। क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम है, अधिक है, सॉरी 25% अधिक है। पहले तो मुझे 25% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है कि भाई 25% जो होता है वो होता है 1/4। कैसे आया, बटे 100 करा, परसेंट हट जाएगा, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो अब मैं देखो ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ये मैं पहले बता चुका हूं पिछले पार्ट में। तो अब आपको सीधा नंबर ही लिखना है, 25% कितना, 1/4। आपको पता है जिससे तुलना होती है ए की आय बी की आय से, तो तुलना किससे हो रही है, बी से हो रही है। अब अगर मैं ए और बी दोनों लोगों को यहां पे रख लूं तो तुलना किससे हो रही है, बी से, तो यानी कि बी की जो इनकम होगी वो 4 होगी। और क्या है, अधिक है। मैंने बताया कि जो प्रश्न में बात करेगा वो अंश को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां यही तो कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो 25% अधिक है तो मतलब बी की ए की जो आय है वो बी से 1 अधिक है। अगर बी 4 है तो ए कितना होगा, 1 होगा, सॉरी 1 नहीं होगा, 1 ज्यादा होगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 5 होगा। अब पूछा क्या है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो भाई ए की आय 5 रुपए, बी की आय 4 रुपए, कितनी कम है, बी की आय 1, किससे 5 से, और गुना प्रतिशत के लिए क्या 100। तो आप आंसर निकाल देंगे यहां से भी सीधा सीधा। तो मैंने आपको रेशो मेथड भी बता दिया, मैंने आपको दूसरा मेथड भी बता दिया जो आपका परसेंटेज वाला है। तो दोनों में से जो आपको ठीक लगे, आपको देखो ये अभी आसान लग रहा होगा कि सर ये तो एक लाइन में हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं रेशो मेथड जो होता है ना आपका, जो आपका रेशो मेथड है वो हर सवाल में, एवरी क्वेश्चन में चेंज होता है। ठीक है, यहां ये बच्चों को परेशान करता है कि जो रेशो मेथड है वो हर क्वेश्चन में आपके अलग वो लगेगा अप्रोच उसमें। तो इससे तो हम अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोच लगाएंगे, इससे तो हम सीधा परसेंटेज से नहीं कर लें। परसेंटेज से क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन सीधा सीधा हो जाता है कि 100 से 120, 100 से 180, 100 से 75। तो इसमें हम इजीली सवालों को कर सकते हैं। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि रेशो केवल हमें जो मिक्स परसेंटेज आता है फ्रैक्शन में उस पे केवल अप्लाई करें, आप बाकी पे परसेंटेज से सीधा 100 और माइनस प्लस करके ही क्वेश्चन करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए,
चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि उसका चीनी का खर्च न बढ़े। देखो यहाँ पे खपत की बात होगी और उसका खर्च भी नहीं बढ़ना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर खर्च नहीं बढ़ेगा तो आपको खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो आपको पता है खपत खर्चा जो होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मूल्य गुना खपत बराबर होता है आपका खर्चा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैंने मान लिया कि भाई मेरी चीनी का शुरुआती मूल्य था 100 रुपए और 100 रुपए में मैं 100 किलो ही चीनी खा जाता था। तो मुझे बताओ मेरा खर्चा कितना होगा कि भाई 100 रुपए मूल्य था और मैं 100 किलो क्वांटिटी खपत करता था, तो मेरा जो खर्चा होगा वो होगा 10,000, क्योंकि 100 गुना 100 कितना होगा 10,000। अब कह रहा है चीनी की ये पहले, ध्यान रखना ये पहले की बात कर रहा है। अब की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि भाई चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि मूल्य कितना हो गया, अब बढ़ के हो गया 125 रुपए। अब कह रहा है उसे अपनी प्रतिशत, तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। पहले खपत कितनी थी 100 किलोग्राम, तो मैंने कह दिया कि भाई 100 किलोग्राम में माइनस कर दिया मैंने x किलोग्राम, इतनी कमी कर दी ताकि उसका चीनी का खर्च न बढ़े। चीनी का खर्च पहले कितना था 10,000, अभी भी कितना होगा 10,000 ही होगा। अब अगर मैं सोल्व करूं तो आपको पता है कि ये गुना में इधर आके भाग हो जाएगा, तो 100 माइनस x बराबर किसके 10,000 बटे 125 के, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो ये बन जाएगा आपका 400 बटे 5। 5 से इसे काटेंगे, 5 से कट गया 80, यानी कि 100 माइनस एक्स बराबर कितना आ गया 80। x को इधर लेके जाते हैं, 80 को इधर लेके जाते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, अब देखो पहले खपत कितनी थी, वैसे तो ये आंसर ही आ गया हमारा क्योंकि हमने 100 से सोल्व करा है, 100 से ना करते तो हमें परसेंटेज निकालना पड़ता। अब पहले खपत कितनी थी 100, क्योंकि हमने ये मान रखी है देखो खपत। अब कितनी है, आप कह दोगे 100 में से x जब कम कराए तो वो 20 कम हुआ, यानी कि 100 माइन भाई अब की खपत ये है देखो, तो 100 में से x गए, x का मान 20 है, तो अब खपत कितनी है 20। तो यही उसने पूछा है कि भाई चीनी की खपत में उसने कितने प्रतिशत की कमी करी। तो पहले 100 थी, अब 80 है, कितने की कमी हो गई 20 की। किससे कमी हुई है 100 से, और गुना प्रतिशत के लिए 100, 100 से 100 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा 20%। आंसर तो मेरा यहीं पे आ गया था, लेकिन आपको सोल्व करने के लिए बताना पड़ा है। क्यों, क्योंकि अगर 100 से कोई नंबर घटेगा तो जितना नंबर में घटेगा उतना ही परसेंटेज में घटेगा, जितना परसेंटेज में घटेगा उतना ही नंबर में घटेगा। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, अगर 100 से किसी नंबर में चेंज होता है तो वो जितना परसेंटेज में चेंज उतना ही नंबर में चेंज, जितना नंबर में चेंज उतना ही परसेंटेज में चेंज। तो आपको पता है पहले खपत 100 थी, अब खपत हो गई 80, तो कितने की कमी आई 20 की कमी आई, तो यही मेरा क्या हो जाता परसेंटेज भी हो जाता। क्यों, क्योंकि 100 से 20 की कमी हुई है, 20% जा सके ही होगी। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा। ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको सभी अपडेट्स टाइम से मिलते रहें, और साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे ताकि आपको अगर कोई अपडेट देना है या कोई आपको न्यूज देनी है तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर डिस्क्रिप्शन में भी नहीं देखते हैं आप या उससे नहीं आप जा पाते हैं तो आप सीधा टेलीग्राम पे जाइए और वहां पे सर्च कर दीजिए द फ्यूचर
कोचिंग, बिना स्पेस दिए आपको करना है द फ्यूचर कोचिंग। आगे लिखोगे 1423 तो आपको सीधा चैनल पे पहुंच जाओगे। तो द फ्यूचर कोचिंग 1423 पे आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं सर्च, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करेंगे और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और उन्हें भी देखिए तैयारी करनी है, आप किसी से द्वेष ना रखें कि नहीं भाई अगर मैं दूसरे अपने दोस्त को भेज दूंगा तो वो उससे कंपटीशन बढ़ जाएगा। देखो द्वेष भावना से किसी का भी भला नहीं होता है, आपको हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो इसी भाव के साथ मैं आपकी आज की क्लास को विराम देता हूं। थैंक यू।